अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं तरला शारी और आज का प्रोग्राम हम बहुत मुनफरिद करने जा रहे हैं। और पहली बार जब से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहली बार हम आज बात करेंगे सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से। लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर सीमन की जो है वो बेसिक अहमियत है, कितनी अहमियत है और कितनी अहमियत का हामिल है, कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहिए, कैसे कहाँ से सीमन मिलता है, लेना कहाँ से चाहिए, अच्छी ब्रीड आपके मुनाफा बख्श कारोबार के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर सीमन प्रोडक्शन यूनिट करानीवाला बहावलपुर डॉक्टर मोहम्मद आशिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बहुत मुद्दत हो गई हम ये प्लान कर रहे थे कि करानीवाला सेंटर आएंगे और यहाँ का जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको देखेंगे कि उसमें क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि कैसे सेटअप चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, कितने पंजाब में अगर हम बात करें सीमन प्रोडक्शन यूनिट की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो इस वक्त करंटली कितने चल रहे हैं और इसका स्टेटस क्या है? इस वक्त पंजाब में 2 सीमन प्रोडक्शन यूनिट है। एक सबसे बड़ा जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है वो कादराबाद डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में है। वहाँ पे कोई 250 बुल्स हैं और वहाँ पे भी हमारे पास लोकल ब्रीड्स हैं, साहिवाल, बफलो और धनी। दूसरा जो लार्जेस्ट सीमन प्रोडक्शन यूनिट है वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट करानीवाला, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 96 के करीब बुल हैं और 3 ब्रीड्स हैं हमारे पास, साहिवाल, चोलिस्तानी और दाजल। तो साहिवाल और चोलिस्तानी ये दोनों ब्रीड्स मिल्च ब्रीड हैं, ये दूध के लिए बड़ी मशहूर हैं। साहिवाल और चोलिस्तानी भी हमारी इस इलाके की पर्टिकुलरली बहुत ही हार्डी और डिजीज़ रेजिस्टेंस, जिसमें बीमारी के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और गर्मी की बर्दाश्त होती है। तो ये चूँकि हमारे इस नेटिव इस एरिया की ब्रीड है, तो इसको डेवलप करने के लिए पर्टिकुलरली ये इस सीमन प्रोडक्शन यूनिट का मेन जो है वो इसको डेवलप करने का मकसद ये है कि चोलिस्तानी को डेवलप किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 साहिवाल है, ये भी हमारी जो है ना लोकल ब्रीड्स में दूध के लिहाज से बड़ी अच्छी ब्रीड है। और इसका मेन होम ट्रैक्ट जो है साहिवाल का वो खानेवाल, साहिवाल और किसी हद तक ये बहावलपुर भी आ जाता है। तो अभी चलते हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं कि बुल यहाँ पर किस तरह के हैं, कितने खूबसूरत हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है वो उनसे कैसे ली जा रही है। आगे चल के बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे अंदर। यहाँ पर साहिवाल नस्ल सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो साहिवाल नस्ल के बुल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या प्रोसेस है आपका सीमन प्रोडक्शन के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताइएगा अच्छी नस्ल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है सीमन का अच्छा होना, बुल का अच्छा होना? जी निशानी साहब, मैं पर्टिकुलरली किसी भी नस्ल को बेहतर करने के लिए वो बुल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बुल को वैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हाफ ऑफ हार्ट। तो हमारे पास जितने भी बुल्स हैं ये पेडिग्रीड बुल हैं। हमें इनकी अबाव-ओ-अजदाद, इनकी माँ की पैदावार, इनके बाप कौन सा है और इनका नानी, नाना, दादी, दादा सबका पता होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर बुल सिलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन के बाद ये बुल हमारे काफ रेजिंग सेंटर पे चले जाते हैं। वहाँ पे जब जवान होते हैं तो ये हमारे पास आते हैं। तो ये आप ये समझे कि ये हमारे बुल्स पेडिग्री वाइज बहुत ही अच्छे हैं, बड़े क्वालिटी के बुल हैं। तो जो जानवर की दूध की पैदावार बेहतर करने के लिए मसनूई नस्ल कशी जो है वो एक बेहतरीन टूल है और सबसे क्विकेस्ट टूल, यानी तेज़ तरीन अगर तरक्की किसी जानवरों को इम्प्रूव करने में करनी है तो हमारे पास जो है AI इज़ द बेस्ट टूल। तो AI कैसे चलनी है वो थ्रू सीमन से। तो सीमन प्रोडक्शन के लिए ये हमारे पास ये सारे बुल्स हैं। हमारे पास इस वक्त 96 के करीब बुल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि हमारे जो देहाती एरियाज़ के लोग होते हैं उनका ये है कि चलें भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी बुल है ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गई तो भी ठीक है, नेचुरल इंसेमिनेशन हो गई तो भी ठीक है। कोई बंदा कंटेनर लेके प्राइवेट जो आइए वो होता है AI होता है सुपरवाइज़र वगैरह जो प्राइवेट कर रहे होते हैं काम, तो उन्होंने आए 500-1000 रुपया लिया और उनको एक डोज जो है वो दे दी। तो कितना ज़रूरी है उनकी ट्रेनिंग होना और उनका जानना लाइफ स्टॉक फार्मर्स का कि भाई हमें कौन सा चाहिए और उसकी ख़ास तौर पर क्वालिटी के हिसाब से भी उसको बताइएगा ज़रा। ये फार्मर को एक्चुअली पता होना चाहिए, बल्कि उस टेक्नीशियन से जिससे भी मसूमी नस्ल कशी करवानी है,
पहले तो मैं उनको फार्मर हजरात को यही रिकमेंड करूँगा कि आप गवर्नमेंट के जो हमारे AI टेक्नीशियन है, एक पूरा डिपार्टमेंट हमारा चल रहा है, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा एक या दो टेक्नीशियन है एनिमल के पॉपुलेशन के लिहाज से, तो वो 24 आवर अवेलेबल होते हैं। जब भी आप किसी का जानवर वो हीट में आए तो पर्टिकुलरली उनको ही कॉल करें, ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में एक और शेड जो है वो भी नाजरीन को दिखा देते हैं कि शेड्स भी आपको दिखाते हैं और आगे चलकर आपको बताते हैं कि सीमन कलेक्शन जो है वो होती कैसी है और उसमें कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है। आए सर। अच्छा जी, अभी हम एक और उस पे शेड पे पहुँचे हैं, यहाँ पर भी साहिवाल नस्ल के बुल हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि प्रोसेस क्या है इसका सीमन कलेक्ट करने का, कितना टेक्निकल काम है और कितना एहतियात का काम है? ये बहुत ही टेक्निकल काम है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। पर्टिकुलरली हमारे जो लोग इसमें थीरी और जिनोलॉजी में MPhil किस्म के लोग जो मेरे पास भी हैं, तो उसमें टेक्नीशियन भी हमारे बहुत ही ट्रेंड होने चाहिए। ये सीमन कलेक्शन और प्रोसेसिंग ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जॉब है और ये स्पर्म जो हैं जो सीमन में होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू हीट एंड कोल्ड, और थोड़ी सी बेहतियाती से भी ये स्पर्म जो हैं वो डेड हो जाएंगे। आगे जाके आपको लैब में डॉक्टर साहब बताएंगे तफसील से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है और हमारे पास दोनों SPUs पे एक एक्सपर्ट जो है लोग मौजूद हैं और बड़ा उनका हाई लंबा एक्सपीरियंस है इस काम में। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि इसकी कलेक्शन और इसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके पास सीमन कलेक्ट हो जाता है तो उसको फिर उसके आपके रेट्स क्या हैं? अगर हम गवर्नमेंट के रेट्स की बात करें और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सीमन प्रोडक्शन के यूनिट बने हुए हैं, तो आपका क्या रेट चल रहा है और आपकी और प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी को आप कैसे देखते हैं? हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में सीमन का रेट इंतहाई नॉमिनल रेट्स हैं। ₹50 दो किस्म के हमारे पास सीमन होते हैं। एक होता है प्रूवन बुल्स का, जिनकी औलाद की हमें प्रोडक्शन का पता होता है, तो वो बुल जो प्रूव होने में कोई 7-8 साल लगते हैं, तो उसके बाद बल्कि अक्सर ये होता है कि वो बुल मर चुके होते हैं लेकिन सीमन हमारे पास उनका प्रिजर्व्ड होता है जब उनकी डाटर के रिज़ल्ट आते हैं। तो उन बुल का जो है सीमन का रेट प्रूवन का वो ₹100 पर डोज़ है, और दूसरे होते हैं हमारे पास आर्डिनरी डोनर बुल, जो उनको टेस्ट बुल कहते हैं। ये भी प्रूवन उस मरहले से गुजर रहे हैं जितने भी जान, उनका रेट ₹50 पर डोज़ है, ₹50। अच्छा। और प्राइवेट सीमन प्रोडक्शन यूनिट और पब्लिक सेक्टर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम अंदर जाके आपको बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव करेंगे और ज़ाहिरी बात है उसकी इम्प्रूवमेंट होनी भी चाहिए। इससे पहले कि हम अगले मरहले की तरफ जाएं, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि उसको ये देखते ही नहीं है इसका टाइम जो है प्रोडक्शन के हवाले से, कि उनके पास जो मादा जानवर हैं, जो मवेशी हैं, उनके पास गाय हैं तो उसने कब हीट में आना है, उसके लिए बुल कितना ज़रूरी है, या जानवर जो मवेशी पाल है उसको ख़ुद को कितना ट्रेंड होना चाहिए कि उसको पता हो कि कब किस टाइम पे उसका जानवर जो है वो हीट में आ रहा है, और उसके लिए उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और ये भी बताइएगा जब जानवर हीट में आते हैं तो उसके कितने घंटे बाद तक उसको जो है वो डोज दे देनी चाहिए? एक्चुअली फार्मर काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो उसको प्रॉपर जो है ना अपने जानवर के हीट पीरियड का पता होना चाहिए, और उसके जब जानवर वेग या हीट में आता है तो उसके मखसूस साइंस होते हैं। मसलन वो जब जानवर प्रॉपर हीट में होता है तो वो माउंट करते हैं, लिक करते हैं एक दूसरे को, उसमें एक्साइटनेस आती है, जानवर डिस्टर्ब होता है, उसका बलवा का रंग सुर्ख हो जाता है। तो ये चीज़ें फार्मर को नोट करनी चाहिए। और जब प्रॉपर उसको स्टैंडिंग हीट, हम कहते हैं कि जब वो बुल को चढ़ने देती है तो वो स्टैंडिंग हीट होती है। तो जब मसरूई नस्ल कशी आपने करानी है तो स्टैंडिंग हीट के 10 से 12 घंटे बाद करवाएंगे, यानी हीट के एंड पे आके। तो ये हीट पीरियड कुछ जानवरों में ये 18 से 24 घंटे के करीब होता है। बिल्कुल सही है। ये आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत क्वालिटी के बुल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि चीज़ें यही हैं कि सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है वो मैं सीमन करानी वाला सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे आज हम लोग पहुँचे हैं, आपको विज़िट भी करा रहे हैं। और अच्छी क्वालिटी के लिए, जानवरों की अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छे दूध के लिए, गोश्त की अच्छी पैदावार के लिए
अच्छी नस्ल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ और चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी हम पहुंचे जिस पोर्शन में, यहाँ पर चोलिस्तानी और दाजल जो है वो दो ब्रीड्स यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा फरमाइएगा कि मिल्किंग के हवाले से बात करें, दूध के हवाले से बात करें, अच्छी प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, तीनों नस्लों में से आपके ख्याल में अच्छी ब्रीड कौन सी है? ये हमारे पास पाकिस्तान मतलब पंजाब में दो ही मिल्क ब्रीड हैं, चोलिस्तानी और साहिवाल। सही। तो चोलिस्तानी और साहिवाल जो हमारे लोकल ब्रीड्स हैं उनमें दी बेस्ट ब्रीड्स हैं दूध के लिहाज से। और ये जो आपके सामने ये दूसरे दाजल है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये ड्राफ्ट पर्पज़ यानी बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इनकी गायों का दूध थोड़ा सा होता है, तो दूध के लिए हमारे पास चोलिस्तानी और साहिवाल बेहतरीन ब्रीड है। सबसे अच्छा रिजल्ट जो दे रही है वो चोलिस्तानी गाय दे रही है और उसकी हीट रेजिस्टेंट, उसकी अच्छी, अगर उसको जितना खुराक आप डालेंगे तो वो उतनी अच्छी पैदावार आपको देती जाएगी। तो अगर आप बुल के हिसाब से बात करें तो इसकी प्रोडक्शन के लिए कोई बुल जो है वो यहाँ से मिल सकता है कि सिर्फ यहाँ से सीमन मिलता है? यहाँ पे सीमन प्रोडक्शन यूनिट से सिर्फ सीमन ही मिलेगा, बुल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। लेकिन अगर कोई बंदा ब्रीडर ऐसा है जो बुल लेना चाहता है, अपनी गायों का उसके पास हर्ड है और चोलिस्तानी का बुल लेना चाहता है, तो हमारा एक लाइफ स्टॉक फार्म है जुगैत पीर। सही। तो वहाँ पे उनको बुल भी मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अगर किसी लाइफ स्टॉक फार्मर के पास 100-150 अपने जानवर हैं, फीमेल उसके पास एनिमल्स हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई कंटेनर जो है वो अपने घर रखे और आप लोगों से वो मुशावरत करके और जो अच्छा सीड है वो आपसे कलेक्ट करे और अपने पास रखे और बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर ले? जी बिल्कुल, ये मुमकिन है। वो मार्केट से कंटेनर मिल जाते हैं। अच्छा। तो उसके पास टेक्नीशियन होना चाहिए, वो हायर कर ले। सीमन अपना जो है वो हमसे ले सकता है, या हमारा एक सप्लाई सेक्शन है, पूरा सीमन बैंक है। अच्छा। वहाँ से अवेलेबल है। अच्छी नस्ल के लिए जो है वो अच्छा जो सीड है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं ज़रा लैब का मेरे ख्याल में सर विजिट करते हैं, बल्कि कुछ जानवर प्रिपरेशन के मरहले में हैं और वहाँ पर चलकर ज़रा वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ लैब में पहुँच गए हैं, डॉक्टर साहब भी साथ मौजूद हैं और यहाँ पर लैब के हवाले से जहाँ पर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है, अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा लेते हैं, 1 महीना 1.5 महीना वेट करते हैं, कोई तो 4-4 5-5 माह वेट करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी तो प्रेगनेंसी हुई नहीं है। तो उसमें क्या सीमन का कोई इशू होता है या और कोई टेक्निकल इशू होता है? लिशान साहब, इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कंसेप्शन में। सीमन एक सिर्फ वन इशू है। सही। उसके अलावा टेक्नीशियन का इशू हो सकता है, उसमें हीट डिटेक्शन का इशू हो सकता है, उसमें डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकता है एनिमल, यानी बहुत सारे अवामिल हैं जो उस पर असरअंदाज होते हैं। और सीमन जो है ये सिर्फ ओनली वन इशू है। और मोस्टली होता ये है कि सीमन आम तौर पे, क्योंकि ये बार बार यहाँ पे लैब में जहाँ पे हम खड़े हैं इसमें भी चेक होके जाता है, और बाद में जब इंसेमिनेशन करने से पहले भी कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज है वो चेक कर लेते हैं। लेकिन जो कंसेप्शन रेट है, जैसे आप फरमा रहे थे कि वो 4 महीने बाद कोई चेक करवाता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब बुल से आप सीमन कलेक्ट कर रहे हैं नेचुरली या आर्टिफिशियली, तो उस वक्त उसकी खुराक का कितना ख्याल रखना है और उसकी खुराक को के हवाले से कोई कैलेंडर है या क्या चीज़ है, क्या आप रिकमेंड करेंगे? जो ब्रीडिंग हमारे पास ब्रीडिंग बुल्स हैं, और ब्रीडिंग बुल के लिए इनको स्पेशल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसमें हमारा एक ब्रीडिंग राशन स्पेशली हम अपनी फार्मूलेशन पे तैयार करते हैं और वो इन जानवरों को हम खिलाते हैं। और उसके अलावा चारा जो है वो एड लिबिटम, यानी वो उसकी जितनी पेट भर के चारा वो हम 10% ऑफ बॉडी वेट जानवरों को देते हैं। तो आमतौर पे हमारे पास जो जानवर हैं इनका वेट 5 से 600 किलोग्राम के दरमियान होता है। तो उसी हिसाब से अगर 500 किलोग्राम का एक बुल है तो उसको हम 50 kg रोज़ाना किलोग्राम वो सब्ज़ चारा और अच्छी क्वालिटी का चारा हम प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, ये भी बताइएगा कि जो मादा तैयार हो रही होती है और हीट पे आ रही होती है, तो उस वक्त अच्छा काव लेने के लिए, अच्छा बच्चा और सेहतमंद बच्चा लेने के लिए और दूध की अच्छी पैदावार लेने के लिए इस टाइम पे उसकी कंसीविंग पॉइंट के ऊपर, टाइम के ऊपर कितना ज़रूरी है उसकी खुराक का ख्याल रखना?
ये पाकिस्तान में मोस्टली जितने भी जानवर हैं हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ज़्यादातर जानवर अंडरफेड हैं, और जो अंडरफेड जानवर होते हैं उनमें फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए जानवर को हमेशा प्रॉपर और बैलेंस खुराक की ज़रूरत होती है। अगर उसमें किसी चीज़ भी कमी है तो उसमें कंसेप्शन पे भी फ़र्क आएगा। यानी आप एक क्वेश्चन था कि कौन से अवामिल हैं जो इसमें कंसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर जानवर प्रॉपरली फेड नहीं है, उसकी सारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो उसकी कंसेप्शन भी नहीं होगी, उसकी कंसेप्शन नहीं होगी। आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए कि साहिवाल नस्ल की गाय है और चोलिस्तानी का जो मेल है, अगर हम क्रॉस ब्रीड पे जाते हैं और हम मुख्तलिफ ब्रीड्स को मिक्सअप कर रहे होते हैं, जब उसका कोई दूध की पैदावार पे, उसकी कोई गोश्त की पैदावार पे असर पड़ता है, और फिर जब हम एक ही ब्रीड लेकर चलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या क्रॉस ब्रीड ज़्यादा बेहतर आपको लगता है? हमारे यहाँ दो ही जो नस्लें साहिवाल और चोलिस्तानी, इनको कभी भी क्रॉसिंग की साइड पे ले के नहीं जाना चाहिए, इसको क्रॉस ब्रीड नहीं कराना। ये हमारी दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं, ये लोकल ब्रीड्स में, तो इनको हमने कंजर्व करना है। और इसी मकसद के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए हमारा एक इदारा RCCIB झांग, रिसर्च सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड झांग में है, जो इसकी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। और इनको हमने क्रॉस नहीं करवाना, क्रॉस ब्रीडिंग उनमें जानवरों में करवानी है जो नॉन डिस्क्रिप्ट हैं, जिनकी कोई नस्ल नहीं है, यानी साई देसी जिसको हम कहते हैं, साहिवाल और चोलिस्तान से हट के जो भी गाय है, उनको हम अगर फ्रीजियन या जर्सी के सीमन से क्रॉस कराएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बड़ी दूध की बड़ी अच्छी पैदावार देते हैं। साहिवाल और चोलिस्तानी की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं, दूध के हवाले से भी, गोश्त के हवाले से भी, मौसम की सख्ती और शिद्दत बर्दाश्त करने के हवाले से भी, पानी की कमी को बर्दाश्त करने के हवाले से भी, और बहुत अच्छी। तो ये हम टेक्निकली तौर पर कुछ चीज़ें कर रहे थे। इससे पहले कि मैं ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कितना टेक्निकल तरीके के साथ और कितना साइंटिफिक तरीके के साथ सीमन जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है और उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, और उसका प्रोसेस कितना होता है कि जब आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वो कितने क्वालिफाइड तरीके के साथ और कितना साइंटिफिक तरीके के साथ जो है वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको पूरा प्रोसेस जो है वो इनकी जो लैब है उसकी भी विज़िट कराएँगे कि वहाँ पर क्या और कैसे हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम आपको लैब का तारुफ कराएंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लैब को हेड कर रहे हैं यहाँ पर। और करानी वाला, अभी हम यहाँ पर सीमन प्रोडक्शन यूनिट करानी वाला बहावलपुर, पंजाब के अंदर सिर्फ 2 ही सेंटर्स हैं सीमन प्रोडक्शन के, और दूसरा जो यूनिट है वो ये है, एक पहला साहिवाल के अंदर है और कादराबाद साहिवाल में, और दूसरा जो है वो बहावलपुर के अंदर करानी वाला जो है। ये भी एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है इस खित्ते के लिए कि अभी तक यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में 4 यूनिट थे जिसमें से 2 बंद हो गए और 2 इस वक्त चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने बाहर पूरा प्रोसेस देखा, सीमन का भी, बुल्स के हवाले से भी, और डॉक्टर आशिक साहब ने हमसे बात भी की, तो यहाँ पर जब आपके पास सीमन आ जाता है तो फिर उसको क्या प्रोसेस करते हैं? यहाँ से सीमन हम कलेक्ट कर लेते हैं वर्कर से, ये हमारा कलेक्ट करता है, तो ये सीमन हमारे पास आ जाता है। सही। सीमन को हम फिजिकली पहले देखते हैं कि इसमें कोई ब्लड या कोई डर्ट या कोई मसला मसाइल वाटर है, बिल्कुल ये चीज़ें फिजिकली हम इसको देख लेते हैं कि आगे प्रोसेस करने वाला है कि नहीं है। अगर ये प्रोसेस करने वाला है तो इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। अगर इसमें ब्लड आ जाता है, कोई चीज़ अनटूवर्ड्स नज़र आ जाती है, तो उसको हम आगे प्रोसेस नहीं करते, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ताकि कंज्यूमर तक हमारी अच्छी चीज़ पहुँचे, ताकि कंसप्शन रेट बेहतर हो, प्रोजनी बेहतर आए और नंबर ऑफ काव ज़्यादा से ज़्यादा हो। काव एक फसल है, जिस तरह ज़मींदार का कमाद है, गंदम एक फसल है, जानवर की फसल उसके बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि फील्ड में लाइव स्टॉक फार्मर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों जानवरों के, और गोश्त और दूध की पैदावार बढ़े। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीमन प्रोसेस किया जाए। बिल्कुल सही। इसके ऊपर हम उसी बुल का टैग लगा देंगे, ब्रांड, कि ये इसका है। हर बुल को अलग-अलग हम रखते हैं, मिक्स नहीं होने देते, क्योंकि इनकी आखिर में DNA टेस्टिंग होती है, तो DNA बता देता है कि कहीं मिक्सिंग तो नहीं हुई, टेस्ट हुए बता देता है। 1 इसके नीचे लिखा है, इसका पहला सैंपल है। हम 15-20 मिनट के बाद दूसरा सैंपल फिर इसका लेते हैं। सही। ठीक है, दोनों को फिर आप आखिर में मिक्स करके
वॉल्यूम उसका ऐड करके उसमें ये डिल्यूटर होता है, ये ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सही। एक बुल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 500-600 डोजें भी बना सकता है एक दिन में, 50 भी हो सकती हैं, मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्पर्म उसके अंदर कितने हैं। बिल्कुल सही। इसका हम एक ड्रॉप इसके नीचे लगाते हैं। बिल्कुल सही। ये देखें जी, पूरा टेक्निकल प्रोसेस जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो हमें बता रहे हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर पे मेरे ख्याल में दिखाई भी दे रही होंगी। हाँ जी, ये मैस मोटिलिटी पहले इनकी देखी जाती है। बिल्कुल सही। मैस में जब एज ए होल तमाम स्पर्म इकट्ठे जब चलेंगे सही, तो उनका पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल सही। ये एज ए होल तमाम स्पर्म ये मिलियंस की तादाद में है। हाँ जी, मिलियंस में है। अच्छा जी, ये इस तरह जिस तरह बादल नहीं होते घूमते, इस तरह ये घूमते हैं। इनको हम फिर कैटेगराइज करते हैं कि इसको हम 1 नंबर दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें। 4 तक इनकी कैटेगराइजेशन होती है। सही। इनकी स्विम जो बनती है ना, इसको हम मैस मोटिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। ये हमें बता देती है कि नंबर ऑफ स्पर्म इसमें कितने होंगे तकरीबन। बिल्कुल सही। इसके बाद हमारे पास ये फोटोमीटर है। सही। फोटोमीटर हमें ये बताता है कि इस पूरे वॉल्यूम में जो हमने नोट किया है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ स्पर्म है और जो डिल्यूटर कितना इसके अंदर डलेगा। अच्छा। नंबर ऑफ डोजेस कितनी बनेंगी, ये बिल्कुल सही। ऐसी मशीन है। तो अब इसने कुछ बताना है कि इसमें कितने नहीं, इसने sperm नहीं हैं? बताना। इससे हमें मास मोटिलिटी मिल गई बिल्कुल कि सही। स्पर्म ठीक हैं, प्रोसेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका हमने वेट पहले कर लिया था। सही। इस पे जब इसको रखेंगे ना जी, तो ये इसका वेट निकल आएगा। हाँ जी, इसने बताया जी कि 1.38 ग्राम्स वॉल्यूम आया है बिल्कुल से। इसको हमने मैस मोटिलिटी मालूम कर ली। अब हम फोटोमीटर पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। फोटोमीटर के लिए हमें मिनी स्टार लगानी पड़ेगी इसके ऊपर। ये जी प्रोसेस पूरा जो है वो कितना टेक्निकली और साइंटिफिकली जो है वो यहाँ पर हो रहा है, इसलिए कि अगर आर्टिफिशियल मसनूई तरीका जो है उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो कितना बेहतर हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं। इसमें अब ये नॉर्मल सलाइन ऐड होगा। इस मशीन ने क्या किया, 40 माइक्रोलीटर सही। उसमें से सीमन सक कर लिया। बिल्कुल सही। हमने उसमें तकरीबन 4 ml तक उसमें वॉल्यूम ऐड कर दिया नॉर्मल सलाइन का। सही। इसको डिल्यूट करने के बाद फोटोमीटर के पास लेंगे। बिल्कुल ठीक है। फोटोमीटर में अब वो कहता है आईडी लिखें, बोल का नंबर क्या है, तो हम लिख देंगे 120 था, ये इंटर हो गया ये। बिल्कुल सही। उसके बाद वो कहता है कि एजैकुलेशन वॉल्यूम कितना है, 1.4 है, ये हमने ऐड कर दिया। वो कहता है इसकी मोटिलिटी कितनी है, एज ए होल ये जितनी मोटाइल कर रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं, ये तकरीबन 70 है। अब हमने रिजल्ट देखना है। तो वो कहता है कि इस सैंपल के अंदर 1184 मिलियन स्पर्म है। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है 1184 मिलियन स्पर्म जो हैं 1.184 बिलियंस 1.184 बिलियन स्पर्म है इसके अंदर, मतलब अगर बिलियंस में नोट करें। बिल्कुल सही। या वैसे 1184 मिलियंस 1184 मिलियन और हाँ 1.14 बिलियन खुदा की कुदरती ज़ाहिरी बात है ये, लेकिन उन चीज़ों को बेहतर तरीके से लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए हाँ तो जी। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। आजन सर ये क्या चीज़ है? ये प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है। बिल्कुल सही। इसमें हम हर बुल जो है ना उसकी आईडी लिख के, उसका नंबर लिख के यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। जितनी डोजें बननी उतनी, मतलब आज की हमने देखा है कि 36 हैं, तो 36 उसकी डोजें यहाँ सटरा जो हैं जी ये नालियाँ, उसके ऊपर प्रिंट हो जाता ये है। नालियाँ, इसका नंबर बुल का जो ना इसके ऊपर जी print हो जाता है। जो देखें बारीक सी नाली है, तो कंप्यूटराइज इसकी जो लेज़र जेट प्रिंटिंग है इसके ऊपर बाकायदा वो भी तमाम चीज़ें इसके ऊपर यानी print होती जानवर का उसका नंबर बुल का हाँ वो लिखा होता है, प्लस SPU का नाम लिखा होता है कि किस अदारे का बना हुआ है, हैं। बिल्कुल सही। और डेट कौन सी है, ये सारा कुछ इसमें लिखा डेट होता है। वाइज जी सारी चीज़ें जो हैं, ये 129 नंबर बुल है, KWS 129 SPU करानी वाला बहावलपुर, और आज की डेट जो है वो भी print इसके की ऊपर प्रिंट की हुई है जी। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। अच्छा जी, यहाँ पर अब पहुँचे तो सर यहाँ पर क्या प्रोसेस जो है वो चल रहा यहाँ है? पे
प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग के बाद अब उन स्ट्राज की फिलिंग और सीलिंग होगी। अच्छा, हाँ जी, वो भी ऑटोमेटिकली तरीके से ऑटोमेटिक होती है। तरीका है। ये मशीन चलेगी, ये आपको देखिए चला जी के हो रही लड़का है, दिखा इसको देता थोड़ा सा क्लोज अगर दिखा दें तो ये इसको चलाएं सर। है। ये सीमन लेती जाएगी, स्ट्रा बाहर देती जाएगी प्रिंट करके, बिल्कुल सही। सील करती जाएगी, पैक भी करती जाएगी साथ साथ। ये जी सील भी कर रही है और साथ साथ जो है वो पैक भी पैक कर रही भी है। कर रही है। और एक तरफ से ये देखें जी ये सील हो गई ये है। सील होगी, ठीक हो गया। ये डबल सील पहले ही होती है। बिल्कुल ठीक। और ये है आप जो इसने सील की है, हम्म, फिल करने के बाद वही सीमन जो डिल्यूट हुआ था, बिल्कुल सही। जिसको पतला किया गया था मशीन के मुताबिक, फोटोमीटर के बिल्कुल मुताबिक, सही। वो इसमें भर के इसको आगे से सील कर दिया। सील कर दिया बस, गया। आप इसमें से निकल नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी, तो ये जी सील हो गया है। तो आगे सील करने के बाद सही। अगला इसका जो प्रोसेस है, यहाँ पे रैकिंग है। बिल्कुल सही। इस मशीन के अंदर इसको 4 घंटे के लिए रख दिया जाता है, सही। ताकि इसका टेम्परेचर, आप रूम टेम्परेचर तकरीबन 20, अच्छा, हम इसको 4 घंटे में ले जाएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही। तो ये कूल कैबिनेट है, 4 घंटे इसको हम स्टे करवाएंगे ये सीमन। इधर रखेंगे आप। हाँ, इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं कि तवाज़ुन की हालत में हर चीज़ आए, जो केमिकल डाले गए हैं। अच्छा। उनकी फ्लो सेल के अंदर बाहर जो इसकी सेल की डिमांड है उसके मुताबिक हो जाए। बिल्कुल ठीक सेल है। मीन्स स्पर्म बीज जो है। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। तो इसके बाद आप क्या प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं? अच्छा, इसको हम डिजी कूल कहते हैं। इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सीमन सही। इसके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है बिल्कुल सही। और 10 मिनट के अंदर अंदर ये मशीन इसको -140 पे ले जाती है। -140 पे। -140 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट फॉरनाइट। अच्छा, मतलब जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो नहीं, सही। -140 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कर्व बनती है। सही। वो साथ साथ ये बताता जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छा, कि इसका जो टेम्परेचर है, अब अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसका -140 हो गया है। 196 दर्जा हरारत है जी। ये लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन है जी। और इस पे आप -140 वाला सही। -196 में बिल्कुल डिप सही। कर देंगे डायरेक्ट। अच्छा, तो ये हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये इसमें रहेगा, बेशक सही। 50 साल लग जाएं, बिल्कुल 100 सही। साल लग जाए, इसमें जी। जो सीड है वो सोया हुआ है, अच्छा, क्रायो प्रिजर्वेशन में चला जाएगा। अच्छा। जो हनूत हो गया ये माइक्रो लेवल पे जा, तो इसके अंदर हाथ वाथ नहीं डाल सकते? नहीं, हाथ इसमें नहीं डाल सकते। हम्म, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर वर्कर को ग्लव चढ़ाता है तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना, वो ग्लव को मतलब लग जाती है सही। और वो क्रैक हो जाता है। ग्लव्स ज़्यादा चलते नहीं हैं, लिहाजा अच्छा, यही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हीं के साथ ही काम चलाया जाता है। काम चलाया जाता हाँ है। 196 डिग्री -196 मनफी 196 डिग्री हाँ जी। सेंटीग्रेड जो है वो इसमें है। और इसमें सीमन जो है वो प्रिजर्व हो रहा है। समझते हैं सर कि ये ज़्यादा महफूज है जानवर के लिए और उसकी सेहत के लिए भी Yes। ज़्यादा महफूज है। मतलब इसमें देखिए, हमने जानवर को नहलाया कि कोई जरासीम, कोई मिट्टी वो सीमन के अंदर ना जाए। सही। फिर जो एक्सटेंडर तैयार होता है, जो इसमें डिल्यूट करने के लिए बिल्कुल सही। उसमें एंटीबायोटिक डाली जाती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अच्छा, फिर जो बुल हमारे होते हैं, इनके तमाम टेस्ट हुए होते हैं। बिल्कुल सही। मतलब टीबी टेस्ट है, ब्रूसेला टेस्ट है। सही। ये डिजीज फ्री मतलब हर्ड है हमारा। अच्छा, हाँ जी, स्क्रीनिंग हुई हुई है इनकी। स्क्रीनिंग हुई हुई हाँ है। जी, जो फील्ड में बुल होते हैं उनका कोई पता नहीं होता कि उसने किसी बीमार जानवर को क्रॉस किया है, बिल्कुल तो सही। वो हेल्दी को भी बीमार करता जाएगा। अच्छा। आम फार्मर हमारा कहता है कि जी जानवर ने बच्चे ज़ाया करने शुरू कर दिए हाँ, हर्ड में, बिल्कुल तो सही। यही मसले होते हैं। ये जी बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने की है कि अगर उसकी सेहत अच्छी है और वो बीमार नहीं है, आपका जो मेल है वो बुल जो है तो बैल जो है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो बीमार है और आपको पता नहीं है तो वो आपके जानवरों को भी, आपकी जो मादा जानवर हैं जिनको वो कर रहा है, गबन कर रहा है, तो वो उनको भी बीमार करता जाएगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उनके जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं कि ये टेक्निकल चीज़ें फील्ड में किस तरह जो है वो पहुँचाई जा रही हैं और कितना ज़रूरी है लाइफ स्टॉक फार्मर का इनके हवाले से ट्रेन होना अच्छी नस्ल के लिए, अच्छे दूध और अच्छे गोश्त के लिए। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम करानी वाला जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है उसका विज़िट कर रहे थे और हमने वहाँ पर सारा प्रोसीजर जो है वो आपको दिखाया। अभी मैं पहुँचा हूँ डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ स्टॉक जो है बहावलपुर का, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर डिवीज़न जनाब डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी साहब। ये कुछ 4 साल सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट के हेड भी रहे हैं, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया है
और ओवरऑल आप पूरे डिवीज़न को जो है वो लाइफ स्टॉक सेक्टर को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने विज़िट किया सीमन प्रोडक्शन यूनिट का, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई भी हमारे लिए सामने आई। ज़ाहिर बात है, हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उन तक नई से नई कुछ चीज़ अगर हो रही है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और आपकी कोई एडवाइजरी हो रही है तो वो भी हमारी स्क्रीन के थ्रू उन तक पहुँच जाए। सीमन प्रोडक्शन में आपने भी बहुत अरसा काम किया है। ये बताइएगा कि बहावलपुर के अंदर, बहावलपुर डिवीज़न की बात करें और ओवरऑल मुख्तलिफ और सराइकी वसेब की बात करें, कितना हमारा जो काश्त फार्मर है, लाइफ स्टॉक फार्मर है, वो इसको कितना सीरियसली लेता है कि यार जो सीमन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो कि नहीं यार, मैंने अगर अच्छी ब्रीड तैयार करनी है, अच्छा दूध लेना है, अच्छा गोश्त लेना है, तो उसके लिए बुनियादी चीज़ अच्छा सीमन है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या नेचुरल हो। तो वो आपको लगता है कि कहीं सेंसिटाइज हुआ है या अभी काम करना बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलशाही साहब। मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम आपने एक ऐसे टॉपिक पे बात की है जिससे अभी तक हमारा जो ब्रीडर है वो वेल अवेयर नहीं है। ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट का सेक्टर और स्पेशली सीमन प्रोडक्शन यूनिट की जो आप विज़िट करके आए हैं, जिस पे मैं भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, एक बैकबोन की हैसियत रखता है। सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे जो जानवर मेंटेन किए गए हैं, नर जानवर, वो इंतहाई आला पेडिग्री के जानवर हैं। उनसे जो सीमन हासिल किया जाता है वो आला नस्ल के जानवरों का सीमन है और वो सीमन जब आप उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल में, ला महाला जो आपकी उसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो आला क्वालिटी के आएंगे। जहाँ तक आपने बात की कि इसकी अभी तक रोशनाई शनासाई लोगों में कितना एक है, वो चंद एक हद तक पढ़े लिखे तबके तक है जो जेनेटिक्स को समझते हैं, जो समझते हैं कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, तो वो लोग इसको फॉलो भी करते हैं। इवन देन कि जिस बुल का सीमन वो इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो उसकी पूरी पेडिग्री लेते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, आगे उसकी जो डॉटर्स जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसी तरह से फिर अपने फार्म को, अपनी प्रोडक्शन को, अपने एनिमल्स को वो आगे से आगे लेकर जाते हैं। हमारे पास पंजाब में जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट थे, जो मैं ओवरऑल पंजाब की बात करूं, तो उसमें 4 सीमन प्रोडक्शन थे। एक आपका सीमन प्रोडक्शन बहावलपुर में, एक साहिवाल में, एक डिस्ट्रिक्ट बखर में और एक डिस्ट्रिक्ट अटक में। डिस्ट्रिक्ट अटक वाला, उसमें एक्जॉटिक ब्रीड हम मेंटेन करते थे। जो बखर में था उसमें हमारी साहिवाल ब्रीड थी। जो इस वक्त साहिवाल में है वो ISO सर्टिफाइड हमारा SPU है, वर्ल्ड लेवल पे वो मशहूर है। उस पे भी आला नस्ल के जानवर खड़े हैं। इसके बाद आपका ये बहावलपुर वाला है, इसमें भी माशाल्लाह हमारी इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं, चोलिस्तानी है, साहिवाल है, इवन दन के कुछ दाजल के बुल भी खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आम रूटीन ये है कि जब कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए जब कोई बंदा, उसने वो कंटेनर उठाया हुआ है और वो ख़ुद से डॉक्टर बना हुआ है, प्राइवेट, उन्होंने कोई ना कोई डिप्लोमा भी डेफिनेटली किया हुआ होता है, तो वो चला जाता है वहाँ पर। तो बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं वो पूछना भी गवारा नहीं करते कि ये कौन सी ब्रीड है, इसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी क्वालिटी जो है, उसकी इंश्योरेंस जो है वो क्या है, कि ये वाकई उसी क्वालिटी का है कि नहीं है। तो आपको लगता है कि उसकी निस्बत अगर वो लोग लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो माहिरीन आपके फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के कुछ इसको किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये क्वैकरी और दूसरे लोगों की प्रैक्टिस ह्यूमन साइड में हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक में हो, आम पाई जाती है। उसमें हमारे रूल्स बने हैं, ब्रीडिंग रूल्स बना हुआ है, ब्रीडिंग अथॉरिटी बनी है। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उनको हम रजिस्टर्ड करते हैं और उनके पास जो सीमन है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का है, वो भी रजिस्टर्ड है। और सबसे जो पहली बात आपने की कि जो बंदा वो कर रहा है इंसेमिनेशन, उसके पास कोई ना कोई डिग्री का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो VA क्लास या AIT की क्लास वो वाकई पास करता है, उसके पास वो सर्टिफिकेट है। प्राइवेट सेक्टर में तो मैं नहीं कहता कि, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है कि गो के हमारा फार्मर उसकी इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम बजाते खुद, हमारा जो वो टेक्नीशियन जाता है इंसेमिनेशन के लिए, उसको ये ताकीद की जाती है कि उसने जाके उस एनिमल्स को टैग करना है
उसको ब्रीडिंग कार्ड देना है। ब्रीडिंग कार्ड के ऊपर वो बुल की सारी डिस्क्रिप्शन होगी, बुल नंबर होगा, उसकी ब्रीड कौन सी है, किस डेट को इंसेमिनेशन की गई, और वो जो खाली सटरा सीमन सटरा खाली होता है इंसेमिनेशन के बाद, जिसके ऊपर बुल नंबर प्रिंट होता है, किस SPU से वो बना है वो प्रिंट होता है, किस डेट में वो सीमन प्रोड्यूस हुआ वो होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उस काली सटरा पे भी होती है। वो हम सटरा हैंड ओवर कर देते हैं उस ब्रीडर को। ये हमारा एक थंब रूल है, सख्ती से हिदायत है हमारे जो गवर्नमेंट के टेक्नीशियन हैं। कल कला को जो बर्थ होती है, अगर वो उसको कंफर्म करना चाहे कि वाकई उस बुल का ही बच्चा है जिसका सीमन लगाया गया था, तो उसके लिए हम फर्दर फिर उसके लिए ट्रायल्स करते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, उसका DNA टेस्टिंग होता है। तो इसमें काफ़ी कुछ जो है वो काम हो चुका है। प्राइवेट AI टेक्नीशियन जो इंसेमिनेशन करते फिर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट वालों के भी कार्ड बने हुए हैं। अदरवाइज़ अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसका केस बनता है, उसके खिलाफ FIR। अच्छा सर, ये जैसे आप डिज़ीज़ फ्री जोन के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसका मामला कहाँ तक पहुँचा कि डिज़ीज़ फ्री जोन बनता है तो यहाँ से जो एनिमल्स हैं वो एक्सपोर्ट भी हो सकेंगे। ये एक गेम चेंजर होगा ये प्रोजेक्ट इस खित्ते के लिए और इस मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए। तो जो सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, अगर उसको स्ट्रेंथन किया जाता है और अच्छी ब्रीड्स भावलपुर डिवीज़न में डेवलप होने में मुकम्मल तौर पर कामयाब होती हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो है वो बंच होएगा इधर, और लोगों की मुआशी सूरत हाल बेहतर होएगी कि जब यहाँ से जानवर एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। बिल्कुल है सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त मैं स्पेशली साउथ पंजाब की बात करूँगा, अगर आप इसकी इकानमी को बेहतर कर सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टेटस बेहतर कर सकते हैं, तो वो एक आपके पास हल है, वो लाइफ स्टॉक का है। लाइफ स्टॉक को आप जितना इम्प्रूव करेंगे, जहाँ तक बात है आपके डिज़ीज़ फ्री जोन स्पेशली फॉर FMD फुट एंड माउथ के हवाले से हम उसको डिज़ीज़ फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सिलेक्ट किया गया कि बहावलपुर डिवीज़न इंक्लूडिंग चोलिस्तान। उसकी 3-4 पैरामीटर्स हैं कि ये इस बहावलपुर डिवीज़न सेलेक्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि कोई भी जोन बनाने के लिए हमें उसकी नेचुरल बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, और लकीली हमारा जो बहावलपुर डिवीज़न है इसकी नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं। चोलिस्तान से आगे चले जाएँ आपको इंडियन बॉर्डर मिलेगा, इस साइड से जब आप जाएंगे तो आपको सतलुज रिवर मिलेगा, वो एक बाउंड्री बन जाती है। सिंध का एक बैरियर रह जाता है जहाँ पे हमें फेंसिंग की ज़रूरत है। इसमें अभी तक जो काम हो चुका है FMD के हवाले से, जो मैं फुट एंड माउथ फ्री की बात कर रहा हूँ, उसमें हम 6 डोजेज़ लगा चुके हैं वैक्सीन की। पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई फुट एंड माउथ का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एक वसी पैमाने पे ये एक प्रोजेक्ट है। फिर इसमें लास्ट ईयर कुछ सजेशंस आई कि सर इसमें से हम 2 तहसीलों को फोकस कर लें, एक छोटे पैमाने पे शुरू करें। उसके लिए हमने तहसील हासिलपुर और तहसील खैरपुर टामे वाली को सिलेक्ट किया। लास्टली सिर्फ टाइम मुख्तसर है, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब पीरज़ादा साहब नोटिफाई हो गए, ऑफिस भी मतलब उन्होंने टेक ओवर कर लिया और आपके साथ मीटिंग्स भी हो गई। आपको लगता है कि उनके आने से मामला चीज़ें बेहतर होएंगी, डेवलपमेंट होएगी, जो वसाइल हैं यहाँ पर और जो लाहौर के चक्कर वक्कर होते थे वो कम हो जाएंगे, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इक़दाम था साउथ पंजाब उसको बनाने का। हम ये साउथ पंजाब ये 3 डिवीज़न डिज़र्व भी करते हैं, आउट ऑफ रेंज है लाहौर से। जैसे इंसान टेल पे जो होता है काश्तकार, उसको पानी की रूप से हिसाब से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। हम रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट को देखें, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट को देखें, तो वो अभी तक उस स्टैंडर्ड पे नहीं है जिनको मज़ीद आप 50 साल कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होने के लिए। सेक्रेटरीज लाइफ स्टॉक का यहाँ होना, बाकी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज का यहाँ होना और इस 3 डिवीजन्स पे साउथ पंजाब को महदूद रखना, अपने ही रिसोर्सेज हमारे अच्छे खासे हैं जिनको हमने रीऑर्गेनाइज करके इसको बेहतर करना है। वो सारे महकमे जिनके पास अप्रूवल्स के लिए केस जाते थे, फिर 6-6 माह गुम रहते थे, अब यही हमारी दस्तरस में है। चीज़ें मौके पे देखी जा सकती हैं। लाहौर से आते हुए बंदों को तकलीफ़ होती थी मौका देखने में। यहाँ का लोकल स्टाफ, यहाँ के अपने ऑफिसर्स, यहाँ के अपने महकमे, हर चीज़ दस्तरस में होगी। चीज़ें इंशाल्लाह आसानी से और बहुत तेज़ी से वो तरक्की की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर बुखारी साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं और इंतहाई काबिल एहतराम भी हैं।
ज़ाहिरी बात है कि इनका अपना एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है लाइफ स्टॉक सेक्टर के हवाले से और सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से। तो आज हमने सीमन प्रोडक्शन यूनिट का पूरा प्रोसेस जो है वो आपको दिखाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा सीड जो है, अच्छा अगर आप उसकी लेंगे, ब्रीड लेंगे, अच्छी ब्रीड आप बना सकेंगे। अच्छा सीमन लेंगे तो अच्छी ब्रीड बना सकेंगे। और दूसरा कि डिज़ीज़ फ्री जोन जैसे ही ये डिक्लेयर होता है तो उसके बाद डेफिनेटली इस मुल्क के ख़ास तौर पर सराइकी वसेब के, भावलपुर डिवीज़न के जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उनकी किस्मत चमकेगी और वो यहाँ से बैठकर अपने अच्छे खूबसूरत जानवर जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान नतल अशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।